आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कत्ता ज़्यादा रखना। हेलो नमस्कार। आज तक रेडियो पर एक और शनिवार मैं नितिन ठाकुर हाजिर हूँ, रुपये पैसों के सवालों से भरा पॉडकास्ट लेकर। नाम है इसका मनी मैनेजर। आए दिन हम बिजनेस की खबरों में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, एनएससी, बीएससी ऐसे बहुत सारे शब्द सुनते हैं। और जो लोग मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए ये सब जाने पहचाने हैं, लेकिन जिन्होंने नए नया इस दुनिया में कदम रखा है पिछले 2-3 साल में खासकर, उनके लिए शुरू में टर्म काफी भारी लगते हैं, बाद में आसान हो जाते हैं। 1992 में मार्केट से जुड़े स्टॉक शेयर्स खरीदने बेचने के लिए एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म आया था और उसका नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रखा गया था। एनएससी के नाम से आज हम इसे जानते हैं। पहले भी कई थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। एनएससी जो है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, वो समय के साथ ग्रो करता रहा और आज इसका मार्केट कैप करीब $3.5 ट्रिलियन और वॉल्यूम $1.2 ट्रिलियन का हो चुका है। पिछले दिनों इसी से जुड़ा एक फ्रॉड भी सामने आया। एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णा पर आरोप है कि उन्होंने एनएससी से जुड़ी सूचनाएं किसी थर्ड पर्सन से शेयर की। मामला जो है दशक भर पुराना है, पकड़ में अब आया है, गिरफ्तारी हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में ये ज्यादा चर्चा में रहा। एनएससी स्कैम तो कहीं एनएससी फ्रॉड, ऐसा हमने सुना। तो आम लोगों के पल्ले बातें थोड़ी कम पड़ती हैं। उसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी ज्यादा नहीं पता, तो हमने सोचा इस बार हम इसी की बात करें। क्या है एनएससी, कैसे काम करता है, क्यों बना था। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं 2 एक्सपर्ट। स्वाति कुमारी जी हमारे साथ हमेशा रहती हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति। थैंक यू सो मच नितिन। और हर्षवर्धन रुंगटा, जो मार्केट से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं, वो भी आज हमारे साथ, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत है हर्ष जी आपका। थैंक यू नितिन। और शुरू तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिजनेस हेडलाइंस ऑफ द वीक, उस पर स्वाति का कमेंट ले लेते हैं और उसके बाद एनएससी पर आएंगे। तो पहली हेडलाइन है स्वाति, दिसंबर की तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक की जीडीपी में 3% की गिरावट हुई, जबकि ये महीना त्योहारों का था। इसके क्या कारण आपको समझ आते हैं? देखिए, कारण पे बाद में आते हैं। आरबीआई का जो दिसंबर 2021 का फोरकास्ट था नितिन, वो 6.6% का था और नंबर आया है 5.4%। तो फोरकास्ट से 120 बेसिस पॉइंट कम नंबर हमें देखने को मिला। और इसके साथ ही 2021-22 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट था वो भी 9.2% से कम करके 8.2% कर दिया गया है। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट चेंजेस। ग्रोथ के धीमे होने की उम्मीद तो थी, लेकिन मसला ये हुआ कि जितनी उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा धीमी देखी गई है ग्रोथ। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है सेकेंड क्वार्टर की तुलना में। वजह देखिए, ओमिक्रॉन एक वजह कह रहे हैं कि उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधि पर असर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर जो होते हैं, जो उन लोगों को नौकरी देते हैं जो लोअर एंड ऑफ पिरामिड पर होते हैं, तो जब इन दोनों सेक्टर की तेजी रुकती हुई दिखती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर उसका असर आपको हर जगह दिखने लगता है। प्रॉब्लम ये है कि अभी देखिए, फोर्थ क्वार्टर नंबर और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। 2 चीजें हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जनवरी में अपने पीक पर था और उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन और हुआ है और उससे कमोडिटी की कीमतों, खासकर क्रूड की कीमत पर असर पड़ा है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर असर है। तो इन सब की वजह से आउटलुक बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मोटे तौर पे जो कहा गया है, आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि उनके लिए, उनके हिसाब से मेजर वजह थी ओमिक्रॉन। अनएक्सपेक्टेड एक ये वेरिएंट आ गया था और उसकी जगह से इकोनॉमिक मोमेंटम जो है वो कम हो गया था। तो ये वजह बताई जा रही है, लेकिन आगे चलकर भी हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं।
अच्छे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे हों। अच्छा, दूसरी हेडलाइन है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं। कच्चे तेल का दाम काफी बढ़ा है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर $110 प्रति बैरल पहुंचे। कहा जा रहा है कि 10 मार्च के बाद जब भारत में 5 राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तो यहाँ भी ₹25 तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तो वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए स्वाति जी। काइंड ऑफ तैयार रहना चाहिए। स्टेट इलेक्शन के खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। ऑयल मिनिस्ट्री की पेट्रोलियम एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक 1 मार्च तक द बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल विच जो हम खरीदते हैं वो $102 के ऊपर चला गया था। पिछले साल नवंबर में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें फ्रीज की गई थी नितिन, तो ये करीब 81 $81 के आसपास था। अब डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस इंटरनेशनल ऑयल प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड होती है, क्योंकि हमारा देश तेल की जरूरत को पूरा करता है 80 से 85% इंपोर्ट के द्वारा, और हमारे डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस 118 दिनों से रिवाइज नहीं हुए हैं। तो ऐसे में 20-25% रुपए का तो पता नहीं, लेकिन अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपने नॉर्मल मार्केटिंग मार्जिन पर वापस आना है तो 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इस बढ़ोतरी का जो क्वांटम है वो कुछ बातों पर निर्भर कर सकता है। सरकार अगर रिजर्व स्टॉक से क्रूड ऑयल रिलीज करने की इजाजत देती है तो ये शायद इतना ज्यादा ना बढ़े। दूसरा, अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है और स्टेट अपने वैट में अगर कटौती करते हैं तो भी शायद हमें ये इतनी ज्यादा तेज बढ़ोतरी ना देखने को मिले। तो देखते हैं, मतलब उम्मीद यही कर रहे हैं कि मतलब संभावना पूरी है कि बढ़ेगी कीमतें, लेकिन कितनी बढ़ेगी इस पे नजर रखनी होगी हमें। ओके। और तीसरी हेडलाइन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने एलआईसी में एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल भी गई। ऑटोमेटिक रूट से एलआईसी में अब 20% तक एफडीआई की इजाजत होगी। तो एफडीआई की मौजूदा पॉलिसी में भी कई बदलाव हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई को मंजूरी मिली हुई थी, लेकिन एलआईसी स्टैब्लिश हुआ था एलआईसी एक्ट 1956 के तहत, और ये जो नियम था एफडीआई वाला, जो 74% की जो मंजूरी मिली थी, ये एलआईसी पर लागू नहीं होता था। साथ ही एग्जिस्टिंग एफडीआई पॉलिसी में एलआईसी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी नहीं था। ऐसे में विदेशी निवेशकों को शामिल करने के लिए एलआईसी एक्ट में सेबी के तहत नियमों का बदलाव थोड़ा जरूरी था, और इसी बदलाव पर मुहर लगाई गई है। अब एलआईसी के लिए 20% एफडीआई को मंजूरी मिली है ऑटोमेटिक रूट के तहत, और एफडीआई सीलिंग को 20% करने के बाद इसे पब्लिक सेक्टर बैंक के बराबर बेसिकली कर दिया गया है। यहाँ पर एक जो शब्द जो बहुत हाईलाइट हुआ है वो ऑटोमेटिक रूट। इसको समझ लीजिए, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 रूट से होता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में कोई किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता इन्वेस्टमेंट के लिए, और गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से अप्रूवल की जरूरत होती है। अब एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, था मतलब खबर तो अब ये आ रही कि थोड़ी देर हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल में ही आएगा। और वहां पर ये है कि भाई चलो जल्द इसको खोल दो ऑटोमेटिक रूट से, ताकि जो विदेशी निवेशक हैं उनको अगर इसमें पैसे लगाने हैं, खरीद निवेश करना है, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी जी। तो ये थी हमारी बिजनेस हेडलाइंस, और अब लौटते हैं आज के टॉपिक पर, एनएससी। तो सबसे पहला सवाल तो मुझे हर्षवर्धन जी से पूछना है। देखिए, मालूम है हमें कि एनएससी बहुत चर्चा में रहा, एक बड़ा कारण है उसका, उस पर आऊंगा। लेकिन पहले ये कि एनएससी बेसिकली क्या है, क्यों हमें ट्रेडिंग के लिए इसकी जरूरत है, कंपनियों को क्या जरूरत है इसकी? हर्षवर्धन जी। वेल नितिन, आप अगर कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसका एक बाजार होता है। तो आप मान लीजिए आपको कुछ दवा खरीदनी है, कपड़ा खरीदना है, तो एक बाजार में जाके आप खरीद बेच करते हैं, तो जहां सेलर मिलते हैं और बायर एक जगह पे आके आपस में मिलते हैं। अब उसी तरह कोई कंपनी है जिसके शेयर्स आप इशू करके रखे हैं, तो आपके शेयर होल्डर्स हैं। मान लीजिए आप, मैं, स्वाति, हम कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीद के हमारे पास हैं। अब अगर हम ये शेयर्स बेचना चाहते हैं तो हम इसके बायर्स कैसे ढूंढेंगे? तो हम किसी के कोई सोशल मीडिया नेटवर्क पे तो नहीं डालेंगे भाई इसको खरीदना करना है।
तो शेयर बाजार जो स्टॉक एक्सचेंज जो कहते हैं, वो एक एंटिटी है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स अपने शेयर खरीद बेच करते हैं। तो कोई भी एक्सचेंज यही काम करता है कि वो बायर और सेलर को मिलाता है। अब ये काम जो है लाखों करोड़ों शेयर होल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि कोई भी एक हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ डील नहीं करते हैं, वो एम्पैनल्ड ब्रोकर्स होते हैं जो उनका जो जिनके साथ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करता है, और आप एज एन इंडिविजुअल हम कोई ब्रोकर के साथ रजिस्टर करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन यही है कि वो बायर और सेलर्स को एक जगह मिलाता है, और ये पूरा ट्रांजैक्शन करने का, जैसे बायर ने शेयर खरीदा और सेलर ने बेचा, ये पूरा ट्रांजैक्शन को ये अच्छी तरह एक स्मूथली क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू ये पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं, और पैसा बायर को पैसा लेके सेलर को पैसा देना और शेयर बायर के अकाउंट में देना, ये पूरा प्रोसेस एक स्टॉक एक्सचेंज पूरा करके देता है। एक चीज यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, इस सवाल से जुड़ा हुआ हर्ष, जब बीएसई था ऑलरेडी बाजार में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो हमें क्यों एक दूसरे स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ी? जी हाँ, सो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इनकी एग्जिस्टेंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीबन 140 सालों से ज्यादा है। सो स्टॉक एक्सचेंज हमेशा से ही रहे हैं, और अगर ट्रांजैक्शन जो बायर और सेलर को करने हैं उनकी एक जगह थी, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल। अब जब एनएससी क्यों बना, अगर हम उस सवाल पे आते हैं कि एनएससी क्यों बना और उससे पहले क्या होता था, तो पहले जो बाइंग सेलिंग होती थी वो फिजिकल मोड में होती थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं होती थी। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक रिंग बोल के एक जगह थी जहां पे सारे ब्रोकर्स मिलते थे, अपने क्लाइंट्स के बाइंग सेलिंग के ट्रांजैक्शन के ऑर्डर्स लेके जाते थे, और आपस में एक दूसरे के सामने वो एक दूसरे से बातचीत करके फिजिकली ये ट्रांजैक्शन बाइंग और सेलिंग का कंफर्म करते थे। अब क्या हुआ, और ऐसे ही मैं एनएससी के पहले के पीरियड बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था और यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन बहुत जरूरी था ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ऐसे हर एक अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज में आपके अलग अलग रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। तो कैलकाटा में एक कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। अब जैसे आपने नितिन शुरुआत में कहा था कि 1992 में एनएससी फॉर्म किया गया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनी थी, और 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी ने अपने ऑपरेशंस को शुरू किया। अब इसमें एनएससी ने क्या किया, एनएससी ने ये किया कि ये जो ट्रांजैक्शन ब्रोकर आपस में मिलके एक दूसरे के साथ में ट्रांजैक्शन करते थे, और पूरा प्रोसेस मैन्युअली हुआ करता था, ये पूरे प्रोसेस को बाइंग सेलिंग पूरा ट्रांजैक्शन और क्लियरिंग सेटलमेंट जो पूरा प्रोसेस है, इसे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया। तो अभी कोई भी ब्रोकर दिल्ली में बैठा हुआ बॉम्बे के कोई ब्रोकर से ट्रांजैक्शन कर सकता था एक टर्मिनल पे, जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट था जिसमें एनएससी ने शुरुआत की थी। दैट इज व्हाई एनएससी ने उसके बाद बहुत ज्यादा लीड ले ली। अभी हालांकि दो ही एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएससी, और दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांजैक्शन होता है। कोई भी आज की तारीख में आपस में मिल के आमने सामने ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं होते। इसी की वजह से ये जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस सारे अभी आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। तो ये बताएं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं सब फिजिकल होता था हर्ष, अभी तो हमें दिख जाता है कि आपको बाइंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, करंट रेट क्या चल रहा है, सब कुछ एकदम सामने दिखता है स्क्रीन पे, करेक्ट? उस वक्त कैसे तय होता था प्राइस कि कितने पे खरीदना बेचना है? कोई स्टैंडर्ड प्राइस पे नहीं होता होगा क्या? नहीं जी, इसमें ऐसा था कि आप मान लीजिए स्वाति, आप अपने ब्रोकर को ट्रांजैक्शन का ऑर्डर देते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे 100 शेयर रिलायंस के खरीदने, तो ब्रोकर आपसे वो ट्रांजैक्शन ले लेता था और वो जाता था रिंग में, जब ट्रेडिंग आवर्स होती थी, जहाँ पे रिंग का सिस्टम था, जो आपके 2 या 3 घंटे तक ट्रेडिंग होती, तो सब ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के ऑर्डर्स लेके फिजिकली रिंग में जाते थे ट्रांजैक्शन करने, और वहां पे आपस में एक इंडिकेटिव प्राइस वहां पे रहता था, एक स्क्रीन रहती थी जहां पे करंट प्राइस का एक एवरेज दिखा दिया जाता था, कि वो रिपोर्टिंग होती थी वहां पर कि इतने में सौदे हो रहे हैं, और वो एक एस्टिमेटेड आपको वहां पे दिखा देते थे कि लगभग ये प्राइस चल रहा है। और फिर जो ब्रोकर्स आपस में सौदा ट्रांजैक्ट कर लेते थे, वो अपनी एक एक सौदा बुक में रिकॉर्ड कर लेते थे कि आपने, सामने वाले ब्रोकर ने बेचा और मैंने खरीदा, तो हमने ट्रांजैक्शन नोट कर लिया फिजिकली एक नोटबुक में, सौदा बुक कहते थे उसे। फिर अपनी ऑफिस में आके ब्रोकर्स उसका एक डॉक्यूमेंट बना के एक्सचेंज में सबमिट करते थे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये रिंग के अंदर प्राइस डिस्कवरी होती थी, और अगेंस्ट विच जो आप आज की तारीख में बात कर रहे हैं कि यस अभी इलेक्ट्रॉनिकली है, तो सब कुछ स्क्रीन पे आपको फ्रैक्शन
जो रुपीज एंड फ्रैक्शंस में आपको कोट्स मिल जाते हैं। सो यस, यही फर्क था जो इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सिस्टम के बीच में था। तो अभी सिर्फ 2 ही स्टॉक एक्सचेंज क्यों हैं? 2 से ज़्यादा क्यों नहीं? और 2 भी क्यों चाहिए हमें? सो वेल, अभी देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, हमें रीजनल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप मान लीजिए कोलकाता में बैठा है या इंटरनेशनली कहीं बैठा है, उन्हें कोई भी फिजिकल सिटी में होने की जरूरत नहीं है। हुँ, और एक्सचेंज का जो बिजनेस है वो वॉल्यूम ड्रिवन होता है। हुँ, हुँ, एक थर्ड एक्सचेंज ने लाइसेंस लेके रखा है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ये जो एमसीएक्स एसएक्स के नाम पे पहले था, ये हुँ, एक एक्सचेंज ने एक लाइसेंस लेके रखा है। लेकिन एक्सचेंज में एक वॉल्यूम्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इतना आसान नहीं होता कि भाई आप खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, तो अगर सामने कोई बेचने वाला ही नहीं है तो आप खरीदेंगे कहाँ से? तो इसे चिकन एंड एग सिचुएशन कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है वहीं पे लिक्विडिटी ज्यादा होगी और वहीं पे बाइंग सेलिंग आसानी से हो जाएगा। तो इसी तरह से एक्सचेंज इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू बी इन। एंड इसमें एक अपने आप का एक टर्नओवर एस्टैब्लिश करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो नए एक्सचेंजेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और बीएसई एनएसई की इन दैट कॉन्टेक्स्ट डुओपोली चलने वाली है। अच्छा हर्ष जी, हमने समझा कि एनएससी कैसे काम करता है, बीएससी से अलग कैसे हुआ। लेकिन अभी एनएससी जिस कारणों से चर्चा में था कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि बड़ा भरोसा है लोगों को जो नए हैं, खासकर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा सुरक्षित है, यहाँ सारी जानकारियां सुरक्षित हैं। लेकिन अभी मालूम चला कि खुद जो उसके कर्ता धर्ता हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थे जिनका कोई लेना देना मार्केट में नहीं था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। बेसिकली ये फ्रॉड था क्या, ये स्कीम है क्या? सो वेल नितिन, ये एक्चुअली दो अलग अलग दो चीजें हैं, दो तरह की इन्वेस्टिगेशन है। पहला तो अगर हम बात करें वो है कोलोकेशन का स्कैम। सो कोलोकेशन स्कैम है क्या? सो जैसे हमने अभी बात की थी कि आपकी जो भी प्राइस है, प्राइस मूवमेंट शेयर्स के हैं, वो आपको रियल टाइम स्क्रीन पे दिख जाता है। और कई बार इतनी कम मार्जिन होती है बाइंग सेलिंग की, फिर आप ऑर्डर कब डाल रहे हैं वो सब में बहुत इट्स कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक राइट नाउ। सो अब इसमें एनएससी ने 2010 में एक फैसिलिटी शुरू की थी कॉल्ड कोलोकेशन। अब कोलोकेशन इन सिंपल वर्ड्स होता क्या है? तो मान लीजिए मैं एक ब्रोकर हूँ जो कलकत्ता में बैठा हूँ। आप एक ब्रोकर हैं जो एनएससी के पास में है, मतलब आपके जो आपका सर्वर जो है वो एनएससी की पास में है। तो जो और मैं और आप दोनों एनएससी के सर्वर पे कनेक्टेड, हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो एनएससी के सर्वर पे कनेक्टेड होना है, तभी एनएससी में जो प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमको हमारे स्क्रीन पे दिखेगी। सो जो एनएससी के पास में जितना है उसमें डिसेमिनेशन, जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जो बात कर रहे हैं, जो एनएससी के सर्वर के ज्यादा पास में होगा उससे मिली फ्रैक्शन और मिली सेकेंड उसको इन्फॉर्मेशन ज्यादा जल्दी मिलेगी। सो एनएससी कोलोकेशन फैसिलिटी क्या थी? एनएससी ने एक एट अ फी, कोई भी ब्रोकर एक फी देके अपना सर्वर एनएससी के सर्वर के से डायरेक्टली अटैच कर सकता है। मतलब उनकी लोकेशन पे वो एक उनके सर्वर के पास में ही अपना सर्वर इंस्टॉल कर सकता है। और ये एक ऑफिशियल सिस्टम है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप एक फी देते हैं एक्सचेंज को और एक्सचेंज आपको फैसिलिटी दे देता है। तो कई ब्रोकर्स ऐसे हैं जिन्होंने को लोकेशन फैसिलिटी की फीस भरी और अपना सर्वर एनएससी के एकदम बगल में जाके लगा दिया। और ये चीज की वजह से उन्हें इंफॉर्मेशन प्राइस टिकर जो है या जो भी एनएससी इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करता है वो उनको तुरंत पहले मिलती है विजा विज कंपेयर टू अ पर्सन जिनका सर्वर कोलकाता में रखा हुआ है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए फेयर है। अब हुआ ये कि जो को लोकेशन फैसिलिटी ले रहे थे, जो एनएससी के सर्वर से कनेक्टेड है, प्राइमरी सर्वर से जब आप अपना सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो एनएससी के पास मान लीजिए 3-4 सर्वर्स एक्टिव रहते हैं। तो हर सर्वर पे एक पर्टिकुलर लोड होता है। मान लीजिए 100 ब्रोकर्स को उन्होंने सर्वर 1 पे कनेक्ट कर रखा है, 500 लोगों को सर्वर 2 पे कनेक्ट कर रखा है। तो नेचुरली जिस सर्वर पे लोड कम होगा, मान लीजिए सर्वर 1 पे 100 ब्रोकर्स हैं, सर्वर 2 पे 500 लोग, तो सर्वर 1 पे आपको इन्फॉर्मेशन माइक्रो मिली सेकेंड से थोड़ा जल्दी मिलेगी। तो जो ब्रोकर्स इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने क्या किया, एनएससी के एम्प्लॉयज के साथ में मिलके उन्होंने प्रायोरिटी एक्सेस इन सर्वर्स पे लिया और उन सर्वर्स पे कनेक्ट किया जहां पे लोड कम है। प्लस एक और एडिशनल चीज थी, अब एनएससी के पास में एक बैकअप सर्वर भी होता है कि अगर एक प्राइमरी सर्वर कोई कारण से फंक्शन नहीं करते हैं तो इमीडिएटली बैकअप सर्वर पे ये ट्रांजैक्शन होना शुरू करते हैं। बैकअप सर्वर पे आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आपका प्राइमरी सर्वर पे काम चल रहा हो। तो कई ब्रोकर्स के साथ ये अलर्ट किया गया है कि एम्प्लॉयज के एक्सचेंज के एम्प्लॉयज ने मिलके सिलेक्टिव ब्रोकर्स को बैकअप सर्वर पे एक्सेस दे दिया जहां पे उन्हें इंफॉर्मेशन और जल्दी मिलने लगी क्योंकि वहां पे लोड था ही नहीं, कोई दूसरा यूज कर नहीं रहा था। और ये चीज का जो स्कैम है, इसके जो फायदे हैं
ये ऐसा माना गया है कि ये हजारों करोड़ों रुपए में जाता है, जो ब्रोकर्स को फायदा हुआ इस चीज की कोलोकेशन की एक्सेस लेने से। तो ये चीज चलती रही। ये आया करीबन 2012 से 2014 तक की पीरियड में, बोलते हैं कि हजारों करोड़ों का फायदा किया गया है कई ब्रोकर्स के साथ। और ये एक 2015 में एनएससी के कोई विसल ब्लोअर ने ये स्कैम सेबी को हाईलाइट किया कि भाई ऐसा काम हो रहा है, इसकी वजह से चुनिंदा ब्रोकर्स को फायदा हो रहा है और इसके पीछे कोई बड़ा सा स्कैम या फ्रॉड चल रहा है जिसमें एनएससी के एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं। तब सेबी ने ये इंक्वायरी शुरू की और उसके तहत में फिर ये इंक्वायरी कोलोकेशन स्कैम जो बना है, इसकी अभी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं कि सेबी पे एक ऑर्डर निकाला, सेबी ने एनएससी पे एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कुछ 625 करोड़ की पेनल्टी लगाई है उनपे। तो ये एक स्कैम अपनी जगह पे है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं वो है कि इंफॉर्मेशन जो चित्रा रामाकृष्णा है वो उन्होंने कोई एक योगी के साथ शेयर। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब ये कोलोकेशन स्कैम का इंक्वायरी चल रही थी, उस दौरान एक्सीडेंटली सेबी के हाथ कोई ईमेल लगे जो एक अनआइडेंटिफाइड ईमेल आईडी पे जा रहे थे और जिसमें एमडी एंड सीईओ जो चित्रा रामाकृष्णा है, उन्होंने एक्सचेंज की जो सेंसिटिव डेटा है, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, उनका जो 5 ईयर प्लान है, उनकी अर्निंग्स है, उनकी वो सारी जो डिविडेंड के रेशियोज हैं, वो सारा डेटा उन्होंने एक थर्ड पार्टी आउटसाइडर के साथ, जो एक योगी है हिमालयाज में कहीं पे, ऐसा बोल के उन्होंने उनके साथ शेयर किया। और वो योगी इनको गाइड करते थे कि आगे जाते हुए एक्सचेंज के लिए करना क्या है। तो ये एक स्कैम है, ये एक जो कंट्रोवर्सी है वो एक अलग इंक्वायरी है जो इनफैक्ट कोलोकेशन की इंक्वायरी के दौरान एक्सीडेंटली बाहर आई थी। इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत ही जब आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे निवेश करते हैं हर्ष, और उसके सीईओ से जुड़ी ऐसी खबरें बाहर आती है तो निवेशकों को का भरोसा हिले ना भी सही अगर, लेकिन एक बार को एक डर सा मन में जरूर बैठ जाता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट ऐसा है तो बाकी कितने और चीजें अंदर चल रही होंगी जो शायद बहुत अच्छी नहीं होंगी। लेकिन ये जो भी स्कैम कह लीजिए या फिर कंट्रोवर्सी कह लीजिए, चित्रा रामाकृष्णा के पूरे टेन्योर में एनएससी का परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ा है। आप उसके रेवेन्यूज देख लीजिए, उनके नंबर्स देख लीजिए, वो सब इंटैक्ट रहा, इनफैक्ट ग्रोथ ही देखने को मिली है। जी हाँ स्वाति, तो इनफैक्ट अगर आप देखें कि एक्सचेंज का बिजनेस जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत मुश्किल बिजनेस है इसमें एस्टैब्लिश होना। और ये अगर आपने मार्केट की लीड ले ली तो जितना वॉल्यूम होगा उतने ही और लोग उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि जब आप शेयर बेचने या खरीदने जाते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका शेयर आसानी से बिक जाए, और या तो आप खरीदना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छा होना, और जितनी अच्छी वॉल्यूम्स होगी वो एक्सचेंज उतना ही ज्यादा बड़ा बनते जाए। तो एनएससी और बीएससी के अगर हम वॉल्यूम्स कंपेयर करें तो एनएससी ने जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की, देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला उनको, और उसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज एनएससी पे होते हैं वो करीबन 10 टाइम्स मोर देन बीएससी है। और एफएनओ जो डेरिवेटिव्स का जो सेगमेंट है उसमें बीएससी ने इतनी अच्छी अपना स्पेस बना ही नहीं पाया है, क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं है। बीएससी कहता है कि हम वॉल्यूम्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप आओ हमारे पास। जो इन्वेस्टर्स हैं जो एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं वो कहते हैं कि वॉल्यूम्स होगा तो हम आपके पास आएंगे। तो इसे चिकन एंड एग सिचुएशन जिसमें एनएससी ने बहुत आगे लीड ले ली है, और अभी कवर अप करना बीएससी के लिए मुश्किल होते रहा। हालांकि कोशिश बहुत कर रहे हैं और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जो एनएससी जितना मार्केट एक्सपेंड होता है, जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, उतना ही एनएससी बढ़ते जाएगा। सो यस यू राइट कि एनएससी का बिजनेस जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, क्योंकि इक्विटी मार्केट भी बहुत बड़ा हुआ है, पार्टिसिपेंट्स बड़े हैं इसके अंदर। और जब ऐसे स्कैम्स या कंट्रोवर्सीज आती हैं तो निवेशकों को क्या सोचना चाहिए? उन्हें अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि उनके निवेश पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े? अगर स्वाति फ्रैंकली स्पीकिंग, ये एक इंडिविजुअल निवेशक के हाथ में कुछ भी है ही नहीं, उनके पास चॉइस ही नहीं है। अगर आप आज की तारीख में बात करते हैं कि आपको शेयर खरीदने बेचने हैं तो आपको वो काम एक्सचेंज पे ही करना होगा। आप अलग से अपने कोई दोस्त को मिलके उनको भी आप दे सकते हैं शेयर, लेकिन आप एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शंस जो आप करते हैं उस पे आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फायदे हैं। मतलब आप अगर आपस में कर लें तो वो उसमें आपको एसटीटी नहीं भरते, तो उसमें आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राहत नहीं मिलती। और हालांकि आपको ये
इनफैक्ट इन अ वे कंपल्शन है कि आप अगर लिस्टेड एंटिटी है तो आप अनलिस्टेड में काम क्यों कर रहे हैं, आप उसको ऑफ मार्केट क्यों बेच रहे हैं, तो आपसे सवाल भी किए जाएंगे। तो आपको एक्सचेंज पे ही ट्रांजैक्शन करना है। और जहां तक मैं जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कोलोकेशन स्कैम की भी, ये जो डिफरेंस ऑफ बाइंग सेलिंग प्राइस का जो इन्फॉर्मेशन आपको माइक्रो मिली सेकेंड थोड़ा जल्दी मिला या किसी को थोड़ा बाद में मिला, उसका असर, जो इफेक्टिव असर एक रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर 50 पैसा 1 रुपए से ज्यादा नहीं होने वाला पर शेयर। तो मान लीजिए आप 1000 शेयर बेचते हैं तो आपको 50, 500 या 1000 रुपए से ज्यादा का टेक्निकली फर्क नहीं पड़ा होगा। इसका जो मेन असर है ये बड़े इंस्टीट्यूशंस में फर्क पड़ता है। जब आप बड़ा काम करते हैं, लाखों शेयर्स में हर मिनट में 1-1 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो आपको 1-1 मिनट के लाख रुपए के फर्क पड़ रहा है, तो ये उधर ज्यादा फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या क्या एहतियात फॉलो करेगा इसमें? वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसी चीज सिस्टमिकली नहीं होनी चाहिए, इसका देखने का काम जो है वो सेबी कर रही है और बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इसमें इंक्वायरी कर रही है। मतलब आम इन्वेस्टर जो है छोटा, वो केवल अब देख ही सकता है, उम्मीद कर सकता है कि भाई जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो ठीक ठाक ही चल रहा हो, बहुत बुरा ना हो और बहुत जो है फिशी ना हो, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ चीजें हुई उससे। एक चीज यहाँ पे हर्ष, अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, एनएससी और बीएससी पे जाने का। एज एन इन्वेस्टर बीएससी से जुड़ी ऐसी खबर अभी तक मेरे पल्ले कभी पड़ी नहीं कि वहां पे इस तरह का कुछ हुआ है। तो इसका मतलब ये कर सकते हैं कि मैं बीएससी पे अपना ज्यादा भरोसा रखूं, और हालांकि मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी खबरों के हिसाब से। सो देखिए स्वाति, अगर आप अपना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं, आप एक पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ लिस्टेड हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कर रखे हैं एक ब्रोकर के साथ। अब वो ब्रोकर बीएससी या एनएससी पे रजिस्टर्ड है, ये आपको पता करना होगा। और अमूमन देखा गया तो बीएससी एनएससी पे दोनों पे बड़े ब्रोकर सारे रजिस्टर्ड रहते हैं। जब आप ट्रांजैक्शन फीड करते हैं तो ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो सिस्टम में पहले आपको एनएससी का एक्सेस दे रहा है कि बीएससी का दे रहा है। और तो ये है कि आपका ब्रोकर आपको कौन से एक्सचेंज पे आपका ट्रांजैक्शन पंच कर रहा है, ये आपको जानना बनता है और वो आपको पता ही चलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप खरीद रहे हैं कौन से एक्सचेंज पे शेयर आपको सस्ते मिल रहे हैं, आपको वहां से लेना है। कौन से पे जब आप बेचने जाए कहाँ पे आपको ज्यादा मिल रहा है, तो कई बार थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको जहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं आप वहां पे ट्रांजैक्शन कर लीजिए। एज फार एज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जहां तक रिटेल इन्वेस्टर की बात है, उनके लिए ना ही उनके हाथ में है और ना ही उनको कुछ रियली कर सकते हैं इस बारे में। तो आप ये देखिए कि भाई ब्रोकर किस तरह डील कर रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट हियर, सो आई कैन बाय ऑन एनएससी एंड सेल ऑन बीएससी। यस, आप वो चीज भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक साथ नहीं। मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सुबह खरीद रहे हैं आप बीएससी पे और शाम को बेचना चाहते हैं तो आप एनएससी पे नहीं बेच सकते, क्योंकि शेयर वहीं पे खरीदा गया, तो वो जब तक सेटल नहीं होता आप दूसरे एक्सचेंज पे नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदे हुए हो पहले, आपके 6 महीने से आपके डीमैट अकाउंट में ऑलरेडी है, जो आपने बीएससी पे खरीदे थे, जब आप बेचना चाहें आप एनएससी पे बेच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मोटे तौर पे दोनों एक्सचेंज की वर्किंग में कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, राइट? जी नहीं, मैकेनिज्म, सेटलमेंट प्रोसेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो पूरा स्ट्रक्चर है एक ट्रांजैक्शन करने का, वो दोनों एक्सचेंजेस का एब्सोल्युटली सिमिलर है। किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी कम है। जैसे बीएससी ने एक नया सिस्टम लगाया है जो कहता है कि वो फास्टेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड है। मतलब ये ट्रांजैक्शन जो आप बाइंग सेलिंग का करना चाहते हैं, वो ऑर्डर मैचिंग बीएससी का जो बैकएंड सिस्टम है, दैट इज द फास्टेस्ट। तो उस पे काम थोड़ा जल्दी होता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष जी आपका, बहुत सरल तरीके से आपने हमारी दुविधाएं दूर की एनएससी से जुड़ी हुई। थैंक यू सो मच नितिन। और यदि आप लोगों के पास कोई सवाल हो जो आप चाहते हैं कि हम पूछें एनएससी से जुड़े हुए हर्ष से, तो प्लीज हमें भेजिएगा radio@aajtak.com पर, और व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9953323303। और अब आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्वाति हमारे साथ हैं ही, क्लोजिंग बेल की बात हो जाए। बताइए स्वाति, किन किन बातों पर नजर रखनी है अगले हफ्ते? देख, सबसे पहले तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है नितिन, उस पे ही नजर रखनी जरूरी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, टेंशन कम हो रहा है या फिर और बढ़ने के आसार हैं। हमारे यहाँ यूपी के 7वें चरण की वोटिंग खत्म होगी और 5 राज्यों के चुनाव का एग्जिट पोल आएगा, तो हमें पता है कि उस वक्त माहौल कैसा होता है हमारे यहाँ और बाजार में उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। इसके अलावा कुछ कंपनियों की बोर्ड बैठक है, जैसे श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की, वो डिविडेंड पर विचार करने के लिए, और साइरस मिस्त्री का जो प्ली था अगेंस्ट टाटा सन्स, उसकी हियरिंग होगी, तो उस पे भी हम नजर रखेंगे उस खबर पर।
प्रधानमंत्री पोस्ट बजट वेबिनार होल्ड कर रहे हैं और सबसे बातें कर रहे हैं। तो 9 मार्च को प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन पर एक वेबिनार होना है, जहां पर पी, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, एएमसीज, पेंशन फंड, रियल एस्टेट कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी। और कुछ नंबर्स आएंगे, यूएसए की सीपीआई नंबर्स आएंगे और हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट नंबर्स आएंगे। तो ये सब नंबरों पर हमें नजर रखनी है ताकि अपडेटेड रहें कि हमारे देश में क्या चल रहा है और इकोनॉमी में क्या चल रहा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्वाति जी। शुक्रिया नितिन। और हमने आज बात की एनएससी की, कि एनएससी क्या है, कैसे काम करता है, बीएससी से कितना अलग है, जब वो नहीं था तब क्या होता था। मुझे उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनकर काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दोनों बताई है। बताइएगा कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हर्षवर्धन रुंगटा को इजाजत दीजिए, स्वाति कुमारी जी को भी। स्वाति जी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका नाम है बी वेल्दी। उधर भी होकर आइएगा और सुनिएगा कि वो वहाँ क्या बताती हैं। बड़े जटिल सवाल हैं जिनका आसानी से हल वो देती हैं, सरलता से उनके बारे में बताती हैं। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।